नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे अहम और बड़ा सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सत्ता के असली कंट्रोल का है, जहां वाकई संघ और बीजेपी का एक बड़ा धड़ा सम्राट चौधरी से खुश नहीं है। क्या जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? क्या सम्राट चौधरी को साइड करने की कोशिश शुरू हो चुकी है? क्या आरएसएस सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है? इन सवालों ने बिहार एनडीए की राजनीति में भूचाल ला दिया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के एक बयान ने सवालों को हवा दे दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है कि ये बयान महज एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और भाजपा के ताकतवर धड़े की सोची समझी पटकथा है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि ललन सिंह ने ये बयान संघ के मानो इशारे पर दिया ताकि सम्राट चौधरी को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा सके। और इसे समझने के लिए हमें आरएसएस की कार्यशैली और ललन सिंह के इस बयान के पीछे की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है बल्कि सत्ता के असली कंट्रोल का है, जहां पूरा विवाद उस बयान से शुरू होता है जिसमें ललन सिंह ने कहा था कि नीतीश कुमार ने खुद सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी चुना है और सम्राट चौधरी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे जो नीतीश कुमार ने दिखाया है। पहली नजर में ये बयान सामान्य जरूर लगता है, लेकिन राजनीति में शब्दों के मायने सीधे नहीं होते, खासकर तब जब बयान देने वाले नेता ललन सिंह जैसा हो, जिसे बेहद रणनीतिक खिलाड़ी माना जाता है। यहीं से सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ललन सिंह ने ऐसा संदेश क्यों देना चाहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का अपना अलग विजन है, बल्कि ये नीतीश कुमार की लाइन में चलने वाले नेता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बयान के जरिए बीजेपी के अंदर पहले के मौजूद असंतोष को हवा देने की कोशिश हुई है, क्योंकि बिहार बीजेपी का एक बड़ा वर्ग पहले से ही सम्राट चौधरी को लेकर सहज नहीं माना जा रहा है। सम्राट चौधरी का सबसे बड़ा दोष यही बताया जा रहा है कि वे संघ की पारंपरिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। वे कभी आरजेडी में रहते हैं तो कभी जेडीयू में गए और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, यानी कि उनका पूरा राजनीतिक सफर दल बदल की राजनीति में चलता रहा, यानी कि कह सकते हैं कि जुड़ा रहा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो संघ की कार्यशैली हमेशा वैचारिक प्रतिबद्धता और संगठन निष्ठा पर आधारित रही है। संघ उन नेताओं को प्राथमिकता देता है जो वर्षों तक शाखाओं में रहे हों, संगठन के अनुशासन में पले हों और उनकी पहचान विचारधारा से बनी। शायद यही वजह है कि बिहार बीजेपी के कई पुराने और संगठित नेताओं से सम्राट चौधरी का तेज से उभरता रास नहीं आ रहा है, खासकर तब जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में नीतीश कुमार की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। बीजेपी का एक ऐसा धड़ा इसे एक ऐसे नेतृत्व मानता है जो पार्टी की अपनी ताकत से नहीं बल्कि सहयोगी दल की शर्तों पर खड़ा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि संघ को डर है कि सम्राट चौधरी भविष्य में पूरी तरह भरोसेमंद साबित होंगे या नहीं, क्योंकि संघ की नजर में वैचारिक निष्ठा सबसे ऊपर होती है, जबकि सम्राट चौधरी को एक व्यवहारिक राजनीतिक माना जाता है। यही कारण है कि उनके विरोधियों द्वारा ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि वे कभी भी राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावा सम्राट चौधरी की जातीय राजनीति भी बिहार बीजेपी के अंदर असहजता पैदा कर रही है। ये कुशवाहा समाज से आते हैं और बीजेपी ने पिछले वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन्हें आगे किया था, लेकिन इसके कारण पार्टी का पारंपरिक सवर्ण नेतृत्व खुद को कमजोर महसूस करने लगा है। संघ तक ये फीडबैक पहुंचाने की भी चर्चा है कि सम्राट चौधरी के अत्यधिक उभार से बीजेपी का कोर वोटर असंतुष्ट हो रहा है। यही वजह है कि अब ललन सिंह के बयान को सिर्फ बयान नहीं बल्कि एक राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। ऐसा संकेत जो ये बताने की कोशिश करता है कि बिहार में असली राजनीतिक नियंत्रण अब भी नीतीश कुमार के पास है और सम्राट चौधरी उसी राजनीतिक लाइन से बाहर नहीं जा सकते। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि संघ कभी किसी नेता को अचानक हटाने की राजनीति नहीं करता है। उसकी रणनीति हमेशा धीमी, संगठित और पर्दे के पीछे से चलने वाली होती है। इसीलिए अगर सम्राट चौधरी को लेकर असंतोष है तो वो सीधे टकराव के बजाय धीरे धीरे राजनीतिक दबाव के रूप में सामने आएगा। दिलचस्प बात तो ये है कि बिहार ही नहीं, बीजेपी के भीतर ऐसे उदाहरण पहले भी देखे गए हैं, जैसे हिमंता बिस्व शर्मा को लेकर भी समय समय पर पार्टी के अंदर असहजता की खबरें आती रहती हैं, क्योंकि वे मूल रूप से कांग्रेस से आए थे। इसी तरह योगी आदित्यनाथ को लेकर भी अक्सर सत्ता और संगठन के बीच टकराव की चर्चाएं होती रहती हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को लेकर भी विरोध के स्वर उठते रहते हैं। यानी बीजेपी और संघ के भीतर मूल विचारधारा बनाम बाहरी नेतृत्व की बहस नई नहीं है। अब बिहार में वही संघर्ष एक बार फिर खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। सवाल ये नहीं है कि सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या वे बिहार बीजेपी का ऐसा चेहरा बन पाएंगे जिसे संघ पूरी तरह स्वीकार करे, या फिर आने वाले समय में उन्हें धीरे धीरे किनारे करने की रणनीति तैयार हो रही है।
फिलहाल इतना तय है कि लल्लन सिंह के एक बयान ने बिहार एनडीए की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और राजनीतिक में जब बयान बार बार दोहराए जाने लगे तो समझ लीजिए कि कहानी सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि सत्ता के भविष्य की होती है। तो नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने जब छोड़ने का फैसला किया तो अपना उत्तराधिकारी भी उन्होंने ही तय किया कि सम्राट चौधरी मेरा उत्तराधिकारी होगा और सम्राट चौधरी के हाथ में उन्होंने दिया और सम्राट चौधरी जी ने भी संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसी रास्ते पर आगे चढ़ के हम विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे।